हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 46 यानी कि 46 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 47 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें। रिवेन्यू कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश इज फंक्शनिंग एट विच लेवल। तो हिमाचल प्रदेश में रिवेन्यू कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम किस स्तर पर कार्य करती है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, तो जितने भी मिलते हैं वो आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में रिवेन्यू कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम किस स्तर पर कार्य करती है, तो यह डिवीज़न लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, सब डिवीज़न लेवल हो गया और तहसील लेवल हो गया। इन चारों ही स्तरों पर कार्य करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। टोटल नंबर ऑफ पंचायत समितियाँ इन हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश में पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश में पंचायत समितियों की कुल संख्या है 78। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि मैं जो भी आंसर्स आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैच करके यहाँ पर बता रहा हूँ। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित और भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतें कितनी हैं? तो कितनी है? 3226 है, ये आपको पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जिला परिषदें कितनी हैं? तो वो हैं 12, ये भी आपको पता चल गया। अब पंचायत की यहाँ पे बात आई है, तो पंचायत से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज अधिनियम पारित करने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत कौन थी? अब ये मैं बात कर रहा हूँ आज़ादी से पहले की। तो आज़ादी से पहले पंचायती राज अधिनियम पारित करने वाली हमारी पहली रियासत थी मंडी। और मंडी ने कब जो है तो पंचायती राज अधिनियम को पारित किया था? 1934 में। ये डेट्स पर देखो आपको ज़्यादा फोकस रखना है। मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूँ कि डेट्स पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। अब ये तो हो गई आज़ादी से पहले की बात। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद की। तो आज़ादी के बाद क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम जो है तो पारित किया गया था। अब देखो मैंने यहाँ पर कहा पारित करने का, यहाँ पर मैंने लागू की बात यहाँ पर नहीं की। पारित करना और लागू करना दो अलग अलग बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था, तो पारित किया गया था 1968 में। बट इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 1970 में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आप सभी को पता है कि पूरे के पूरे केंद्र के स्तर पर, यानी कि पूरे के पूरे हमारे देश में जो है तो पंचायती राज अधिनियम आया था और 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992, 1992 में जो है तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था और पंचायती राज अधिनियम हमारे पूरे के पूरे देश में आ गया था। तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल में इसको कब लागू किया गया? तो हिमाचल में इसको लागू किया गया था 1994 में। डेट्स पर देखो आपको ज़्यादा फोकस रखना है। हिमाचल में जो है तो पंचायती राज अधिनियम को 1994 में लागू किया गया था, ना कि 1992 में लागू किया गया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये हो गए कुछ एक क्वेश्चन जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें। अंडर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन हाउ मेनी ब्लॉक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज इंटेंसिव ब्लॉक्स इन हिमाचल प्रदेश। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में कितने ब्लॉकों की पहचान गहन ब्लॉक के रूप में की गई है? तो वो की गई है 32, यानी कि 32 ब्लॉकों की पहचान। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की, यानी कि NRLM की। अब नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन से भी कुछ एक क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, आपने बिल्कुल ध्यान से उनको सुनना है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की शुरुआत या फिर इसको लॉन्च जो है तो कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। और 2011 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह के ही द्वारा जो है तो इस योजना को जो है तो शुरू किया गया था, इस मिशन को जो है तो शुरू किया गया था। अच्छा, यह किसके अंडर आता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका पर्पज़ क्या था?
तो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का जो पर्पस था, पर्पस क्या था? तो इसका पर्पस था गरीबी को दूर करके गरीबों के लिए इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म बना के उनका विकास करना या फिर उन्हें सक्षम बनाना। ये जो है तो इसका पर्पस था। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के बारे में बता दिए। ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर रह गया। तो एक पॉइंट है कि इसका जो है तो अब नया नाम क्या है? तो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का नया नाम क्या है? तो इसको कहते हैं DAY, यानी कि दीन दयाल अंत्योदय योजना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत बार बनने की संभावना होती है, तो ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @Let's Prepare 2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, पर चलो हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 124 है। इन विच डिस्ट्रिक्ट्स महिला शक्ति केंद्र हैज़ बिन सैंक्शन बाई हिमाचल प्रदेश इन 2017 और 18। तो 2017 और 18 में किन जिलों में महिला शक्ति केंद्रों को हिमाचल प्रदेश द्वारा स्वीकृत किया गया था? तो किन किन को किया गया था? सो 124 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर को ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 125 है। श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्थित है? तो वह कहाँ पर है, कौन से जिले में है? तो यह है मंडी जिले में, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मंडी जिले में ही जो है तो IIT है। तो IIT कहाँ पर है? तो ये मंडी के कमांड में है। और IIT की स्थापना कब की गई थी? तो IIT की स्थापना हिमाचल प्रदेश में 2009 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और IIT कहाँ पर है? तो यह मंडी के कमांड में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, 2009 में IIT की स्थापना की गई थी। 2009 में ही एक और विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो वह कौन सा विश्वविद्यालय है? तो वह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी 2009 में की गई थी, और ये कहाँ पर है? तो ये है धर्मशाला में, ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा, ये मैं आपको बहुत बार बताते रहता हूँ, तो आज भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं HPU, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? तो यह शिमला के समर हिल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। इसके पहले उप कुलपति कौन थे? तो वो थे RK सिंह, यानी कि रामकरण सिंह। उसके बाद बात करते हैं कृषि विश्वविद्यालय की, ये कहाँ पर है? तो यह है पालमपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1978 यानी कि 1978 में की गई थी। और इसके पहले उप कुलपति कौन थे? तो वो थे HR कालिया, यानी कि हेतराम कालिया। उसके बाद बात करते हैं नौणी यूनिवर्सिटी की। तो नौणी यूनिवर्सिटी यह कहाँ पर है? तो नौणी यूनिवर्सिटी है सोलन जिले में। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, और इसके पहले उपकुलपति थे MR ठाकुर। तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ हमने यहाँ पर देख ली, जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनती हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? तो यह हमीरपुर के अणु में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका पहले नाम क्या था? वो सारा का सारा आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 126 है। जोरकार्डन माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जोरकार्डन पर्वत शिखर स्थित है? तो यह कहाँ पर है, कौन से जिले में है? तो यह किन्नौर जिले में, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो किन्नौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है शिला, और शिला की हाइट कितनी है? तो वह है 7026 मीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ और चोटियाँ मैं आपको अगर बताऊँ, जिनमें कुछ एक इंपॉर्टेंट आ जाती है, जो कि आपने बहुत ही कम सुनी होगी। तो एक तो आ जाती है चोलांग चोटी, ये कहाँ पर है? तो यह है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। एक आपको ध्यान में रखनी है हरगारण चोटी। तो हरगारण चोटी ये कहाँ पर है? तो यह है लाहौल स्पीति में। कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। उसके बाद आपको ध्यान में रखनी है भारवैन। तो भारवैन चोटी कहाँ पर है? तो यह है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट ऊना में। उसके बाद आपको ध्यान में रखनी है माउंट करोल चोटी। तो माउंट करोल चोटी ये कहाँ पर है? तो यह है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत चोटियाँ मैंने आपको यहाँ पर बता दी, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एक और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता चल गया कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है शिला, जो कि कहाँ पर है? किन्नौर जिले में। और हाइट भी मैंने आपको बता दी 7026 मीटर। तो इसी तरह आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की चोटी सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है?
तो किस जिले की है? तो वह है हमीरपुर जिले की। और उस चोटी का नाम क्या है? तो वह है अवाह देवी चोटी। और टोटल यह 1100 मीटर की हाइट पर है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। कुछ और चोटियों की अगर बात करें, जैसे कि डीवी वोकरी चोटी कहाँ पर है, किस जिले में है? तो वह है कुल्लू जिले की। पीर पंजाल चोटी ये चंबा में है। उसके बाद अगर बात करें नागरू चोटी जो है तो मंडी जिले की है, ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद बहादुरपुर चोटी जो है तो बिलासपुर जिले में है। ये सारी की सारी चोटियाँ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 127 है। लुनानी कोल्ड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लुनानी ठंडे पानी का झरना है? तो ये कहाँ पर है? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सो 127 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कांगड़ा जिले में है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कांगड़ा की यहाँ पे बात आई है, तो कांगड़ा में और कौन कौन से झरने हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो कांगड़ा में एक तो आ जाता है भागसूनाथ। तो भागसूनाथ झरना कहाँ पर है? तो यह कांगड़ा के धर्मशाला में है। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब कुछ और झरनों की अगर बात करें, कुल्लू के इंपॉर्टेंट झरनों की अगर बात करें, जिनमें एक तो आ जाता है वशिष्ठ। तो वशिष्ठ यह झरना जो है तो कहाँ पर है? तो यह कुल्लू के मनाली में है और यह गर्म पानी का झरना है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह खीर गंगा ये भी कुल्लू में है और ये भी एक गर्म पानी का झरना है। उसी तरह कसोल हो गया, कसोल भी जो है तो कुल्लू में है और यह भी एक गर्म पानी का झरना है। उसके बाद मणिकर्ण हो गया, मणिकर्ण भी कुल्लू में है और ये भी एक गर्म पानी का झरना है। तो कुल्लू में है एक रहला वाटर स्प्रिंग, ये आपने बहुत बार एग्जाम में सुना होगा। तो रहला कहाँ पर है? तो ये कुल्लू जिले के मनाली में है और यह एक ठंडे पानी का स्रोत है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, यह एक ठंडे पानी का स्रोत है। उसी तरह कुल्लू की अगर बात करें तो कुल्लू में एक और है कलथ। तो कलथ भी कहाँ पर है? कलथ झरना कहाँ पर है? तो ये भी कुल्लू में है। और उसके बाद एक और रह जाता है बहना। तो बहना भी कहाँ पर है? तो ये भी कुल्लू जिले में है और ये भी एक गर्म पानी का झरना है। तो कुल्लू जिले के इंपॉर्टेंट झरने या फिर वाटरफॉल या फिर चश्मे, ये सारे के सारे हमने यहाँ पर देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब कुछ और की भी अगर बात करें, जिनमें एक तो आपको ध्यान में रखना है सतधार। तो सतधार झरना ये कहाँ पर है? तो सतधार झरना है चंबा जिले में। उसी तरह देईकुंड कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। तो देईकुंड कहाँ पर है? तो ये है चंबा के डलहौजी में। अच्छा, देईकुंड तो हमने देख लिया। ब्यास कुंड कहाँ पर है? तो ब्यास कुंड है रोहतांग दर्रे के पास। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 128 है। घड़ासरू लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में घड़ासरू झील जो है तो स्थित है? तो ये किस जिले में है? सो 128 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये है चंबा जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब झीलों की जब भी बात आती है तो दो क्वेश्चन आपके माइंड में बनने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील यानी कि नेचुरल लेक कौन सी है? तो वह है रेणुका झील, जो कि कहाँ पर है? सिरमौर जिले में है। कितने किलोमीटर यह लंबी है? तो 2.5 किलोमीटर यह टोटल लंबी है। एक और क्वेश्चन जो है तो रेणुका झील के बारे में पूछा जाता है कि किस झील की आकृति सोई हुई स्त्री जैसी है? तो रेणुका झील की आकृति सोई हुई स्त्री जैसी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में बनना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मैन मेड झील कौन सी है? तो वह कौन सी है? तो वह है गोविंद सागर झील, जो कि कहाँ पर है? तो यह बिलासपुर जिले में है। ये आपको पता चल गया। और यह कितने किलोमीटर लंबी है? तो यह 88 किलोमीटर लंबी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अब झीलों की यहाँ पे बात आई है तो कुछ एक झीलें हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मंडी की अगर पहले बात करें तो मंडी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं? तो उनमें एक तो आ जाती है रिवाल्सर झील हो गई, पराशर झील हो गई, कुमारवाह झील हो गई, कमरूनाग झील हो गई, कुंतभयोग हो गई, कालासर झील, सुखसार झील। तो ये कहाँ पर है? तो ये है मंडी जिले में। उसी तरह चंबा की अगर बात करें तो चंबा में एक तो आ जाती है मणिमहेश झील। उसके बाद घड़ासरू झील भी कहाँ पर है? तो ये है चंबा जिले में। और ये चंबा में कहाँ पर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो घड़ासरू झील चंबा के चुराह तहसील में देवी कोठी के पास है। उसके बाद खजियार झील भी कहाँ पर है? तो ये भी चंबा में है। और खज्जी नाग का मंदिर भी कहाँ पर है? तो ये भी चंबा में है। उसके बाद लामा झील हो गई, ये कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी चंबा में है। और इसी लामा झील को जो है तो 7 झीलों का समूह कहा जाता है। उसके बाद महाकाली झील कहाँ पर है? तो ये भी चंबा जिले में है। तो ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर हैं? तो ये है चंबा में। उसके बाद चंद्रकूप झील हो गई, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी चंबा में है। ये सारी की सारी अभी तक जो है तो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दी। इंपॉर्टेंट की अगर बात करें जैसे कि तानू जुब्बल झील हो गई, ये कहाँ पर है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। और उसके बाद अगर बात करें कराली झील कहाँ पर है? तो ये भी डिस्ट्रिक्ट कहाँ? शिमला में ही है। तो ये सारी की सारी झीलें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 129 है। विच दिल्ली सुल्तान टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट एंड मेड इट हिज ट्रिब्यूटरी इन 1379 AD? तो 1379 में किस दिल्ली सुल्तान ने
सिरमौर रियासत पर अधिकार कर लिया और इसे अपना क्षेत्र बना लिया था? तो कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने ऐसा किया था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1379 में सिरमौर रियासत पर अधिकार कर लिया और इसे अपना क्षेत्र बना लिया था। तो यहाँ से आपके माइंड में एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि जब फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया था तो उस समय सिरमौर रियासत का राजा कौन था? तो उस समय सिरमौर रियासत का राजा कौन था? तो वो था भक्त प्रकाश। कौन था? भक्त प्रकाश। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब फिरोज शाह तुगलक की यहाँ पे बात आई है, तो फिरोज शाह तुगलक से एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ और उस क्वेश्चन के जरिए हम बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय कांगड़ा के किस शासक ने दिल्ली के कुछ भागों को लूटा था? तो वह कौन सा ऐसा शासक था? तो वो था रूपचंद। रूपचंद जो है तो कांगड़ा का एक राजा था जिसने 1360 में 1360 में जो है तो 1360 में दिल्ली के कुछ भागों को लूटपाट मचाई हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिरोज शाह तुगलक को जो है तो गुस्सा आ गया और इसने जो है तो नगरकोट पर आक्रमण कर दिया। तो फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया था 1361 में, 1361 में। उसके बाद इसने घेरा डाले रखा और घेरा डालने के बाद जो है तो इनके बीच, इन दोनों के बीच यानी कि फिरोज शाह तुगलक और रूपचंद के मध्य जो है तो एक संधि हो जाती है। तो ये संधि हो जाती है कब होती है? 1365, 1365 में। संधि कब हुई? 1365 में एक समझौता हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर से जो है तो 1300 संस्कृत पुस्तकें यह लेकर के चला गया था और इन पुस्तकों का उसने फारसी में अनुवाद करवाया था। और फारसी में अनुवाद करवाने के बाद इन पुस्तकों का नाम उसने दिया था दलाई ए फिरोज शाही। और इनका अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था अजुद्दीन खालिद खानी ने। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ने जो है तो नगरकोट पर आक्रमण किया था, मैंने आपको बताया 1361 में इसने आक्रमण किया था। तो इसका वर्णन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यानी कि इसका सबूत कहाँ पर है? तो इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है तारीख़ फिरोज शाही में, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है तो अपनी आत्मकथा लिखी गई थी। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 130 है, पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन वॉज इनॉग्रेट फॉर ट्रैफिक इन विच ईयर? तो किस साल में पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन का उद्घाटन ट्रैफिक के लिए किया गया था? तो कब किया गया था? तो वो किया गया था 1929 में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन की। तो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, वो हम यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन है, यह एक नैरो गेज रेलवे लाइन है। कौन सी रेलवे लाइन है? नैरो गेज रेलवे लाइन है। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी? यानी कि इसका काम जो है तो कब शुरू हुआ था? इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1926 में। और इसका काम जो है तो कब पूरा हो गया था? यानी कि यहाँ पर पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका काम पूरा हो गया था 1929 में और इसी समय जो है तो यहाँ पर पहली ट्रेन भी चलाई गई थी। अच्छा, जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन में जो है तो टोटल कितनी सुरंगें हैं? तो इसमें टोटल जो है तो 2 सुरंगें हैं। अच्छा, कितने पुल हैं? तो 993 जो है तो इसमें टोटल जो है तो पुल हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन की टोटल लेंथ है 113 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने किसके बारे में देखे? जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन के बारे में। अब एक और रेलवे लाइन है जो कि बहुत बार एग्जाम में बनती है, तो वो है कालका शिमला रेलवे लाइन। अब इससे भी बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, यह भी एक नैरो गेज रेलवे लाइन है। इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी? 1891 में। और इसकी कंस्ट्रक्शन कब जो है तो समाप्त हुई थी? 1903 में। यानी कि 1903 में यहाँ पर पहली ट्रेन चलाई गई थी। अच्छा, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो 1903 में इस रेलवे लाइन का उद्घाटन जो है तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। यह रेलवे लाइन जो है तो टोटल कितने किलोमीटर लंबी है? तो यह 96 यानी कि 96 किलोमीटर लंबी है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें टोटल जो है तो 103 सुरंगें हैं और कहा जाता है कि प्रेजेंट में जो है तो 102 रह गई हैं। बड़ोग जो है तो सबसे लंबी सुरंग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टोटल पुल कितने हैं? तो वो हैं 869 यहाँ पर टोटल पुल हैं। और भलखू राम ने भी यहाँ पर जो है तो सर्वेक्षण किया हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, इसके चीफ इंजीनियर कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कालका शिमला रेलवे लाइन के चीफ इंजीनियर कौन थे? तो वो थे HS हैरिंगटन। कौन थे? HS हैरिंगटन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में देख लिए, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर रह गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनेस्को ने कब जो है तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था? तो यूनेस्को ने जो है तो कालका शिमला रेलवे लाइन को 2008 में अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने इसके बारे में देख लिए, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 131 है, विच वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू बी मर्ज्ड विद द इंडियन यूनियन। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रथम रियासत को भारतीय संघ में विलय किया गया था। तो हिमाचल की ऐसी कौन सी पहली रियासत थी जो कि भारतीय संघ में विलय हो गई थी, तो वो थी ठियोग। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है कि भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। आई थिंक इसके 1 या फिर 2 दिन बाद, आई थिंक 17 अगस्त यानी कि 17 अगस्त 1947 को ठियोग जो है तो भारतीय संघ में विलय हो गई थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठियोग जो है तो कब भारतीय संघ में विलय हुई थी, तो 17 अगस्त 1947 को यह भारतीय संघ में विलय हो गई थी। इसके बाद आप सभी को पता है कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल की 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश की विधिवत एक स्थापना की गई थी। और हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है तो 4 जिले बनाए गए थे। तो शुरुआत में आप सभी को पता है कि हिमाचल में 4 जिले हुआ करते थे, तो वह कौन कौन से थे। तो उनमें एक तो आ जाता है महासू, एक आ जाता है सिरमौर, एक आ जाता है मंडी और एक आ जाता है चंबा। तो ये टोटल जो है तो 4 जिले पहले हिमाचल में हुए करते थे। उसके बाद हिमाचल का 5वां जिला किसे बनाया गया और कब बनाया गया, ये क्वेश्चन जो है तो बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हिमाचल का 5वां जिला बिलासपुर को बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 1 जुलाई 1954 को। 1 जुलाई 1954 को 5वां जिला भी हमने देख लिया। अच्छा, 6ठा जिला किसे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था किन्नौर को। और कब बनाया गया था, 1960 में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लिंक करके चलने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 132 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन गोल्ड मेडल इन शूटिंग इन दी 17th कॉमनवेल्थ गेम्स। तो 17वें कॉमनवेल्थ गेमों में शूटिंग में निम्न में से किसने स्वर्ण पदक जीता था। तो किन्होंने जीता था, तो वो थे समरेश जंग या फिर इनको कहा जाता है शमशेर जंग। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो 17th कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी मैनचेस्टर इंग्लैंड में। कहाँ पर हुई थी, मैनचेस्टर इंग्लैंड में। और हुई कब थी, तो 2002 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी में जो है तो समरेश जंग या फिर शमशेर जंग ने जो है तो गोल्ड मेडल जीता हुआ था। इसके बाद भी जो है तो 2006 में मेलबर्न में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, तो वहाँ पर भी जो है तो शमशेर जंग ने जो है तो गोल्ड मेडल जीता हुआ था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि ये जो 17th कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, तो ये मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुई थी। और कब हुई थी, तो 2002 में हुई थी। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि ये जो शमशेर जंग है इनका संबंध किस जिले से है, यानी कि यह किस जिले से संबंधित है, तो यह सिरमौर जिले से संबंधित है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, एक पॉइंट में आपको यहाँ पर बताऊंगा परशुराम अवार्ड के बारे में। जो परशुराम अवार्ड हिमाचल में दिए जाते हैं, तो परशुराम अवार्ड जो 1987 में दिए गए हैं, तो वह किन किन खिलाड़ियों को दिए गए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ 1987 के परशुराम अवार्ड देखेंगे। तो उनमें सबसे पहले आ जाती है सुमन रावत। तो सुमन रावत को जो है तो एथलेटिक्स में जो है तो परशुराम अवार्ड दिया गया था 1987 में। उसके बाद आपको एक नाम नोट रखना है, चमन सिंह। तो चमन सिंह, इनका संबंध किस खेल से है, खेल भी आपको ध्यान में रखना है। इनका संबंध है वॉलीबॉल से। किससे है, वॉलीबॉल से। तो इनको भी 1987 में जो है तो परशुराम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आपको ध्यान में रखना है, वीरेंद्र शर्मा। तो वीरेंद्र शर्मा, इनका संबंध है बॉक्सिंग से और इनको भी 1987 में परशुराम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप थोड़ा थोड़ा लेकर के ही हम यहाँ पर चलेंगे। अब अगर मैं आपको 1991 के भी यहाँ पर परशुराम अवार्ड बताने लग जाता, 1997 के भी बताने लग जाता, तब जो है तो यहाँ पर जो है तो खिचड़ी हो जाती और जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वो भी आपको याद नहीं रहता। तो थोड़ा थोड़ा लेकर के ही हम चलेंगे। अभी हमने यहाँ पर 1987 में जो परशुराम अवार्ड दिए गए थे, किन किन को दिए गए थे और किस खेल से वह संबंधित है, वो हमने यहाँ पर देख लिया। वही आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें, शुनतो इज़ अ फोक डांस ऑफ पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का लोक नृत्य जो है तो शंतो है, तो ये है लाहौल स्पीति के लोगों का। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब लाहौल स्पीति की यहाँ पे बात आई है, तो लाहौल स्पीति में कुछ एक लोक नृत्य फेमस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो लाहौल स्पीति के नृत्यों में एक तो आ जाता है शांद हो गया, फिर शाबू हो गया, लंग दरमा हो गया, कमर नृत्य हो गया, छम नृत्य हो गया, कायड़ नृत्य हो गया, शेर नृत्य हो गया, मुखौटा नृत्य हो गया, फिर शुंतो हो गया। शुंतो हमने अभी यहाँ पर देख लिया। उसके बाद दानव नृत्य हो गया, बालटी हो गया। ये सारे के सारे नृत्य कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं लाहौल स्पीति में। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब कुछ और भी लोक नृत्य हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अब किन्नौर की ही अगर हम बात करें तो किन्नौर में कयांग हो गया, वाक्यांग हो गया, वयांगछू हो गया, छांब लोक नृत्य हो गया, उसके बाद लांबर हो गया, डलशोन नृत्य हो गया, फिर उसके बाद बनांचियू हो गया,
जातरू हो गया, जापरो हो गया, तो ये सारे के सारे किन्नौर में ऑर्गेनाइज होते हैं, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसी तरह कांगड़ा की अगर बात करें तो कांगड़ा में एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है झमाकड़ा। तो झमाकड़ा लोक नृत्य कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये किया जाता है कांगड़ा जिले में, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसी तरह अगर बात करें छुहारा, तो छुहारा नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है महासू में। कहाँ पर? महासू में, ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह अगर बात करें चंबा जिले की, चंबा में मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, तो उनमें एक तो आ जाता है राजा गद्दन। राजा गद्दन हो गया, गद्दी हो गया, किकली हो गया, सेन हो गया, फिर पंगवाल हो गया। तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं, तो ये होते हैं चंबा जिले में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो हमने देखे लोक नृत्य। कई बार आपसे फोक सॉन्ग्स भी पूछे जाते हैं कि ये किस जिले का जो है तो फोक सॉन्ग है। तो मंडी की ही अगर बात करें तो मंडी में कौन कौन से फोक सॉन्ग्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उनमें एक तो आ जाता है नरमंडा दिए ब्राह्मणीय, फिर धनी राम पटवारिया या फिर मनी राम पटवारिया। तो ये कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं मंडी जिले में। बिलासपुर में भी कुछ एक फोक सॉन्ग्स होते हैं, जैसे कि मोहना हो गया, गंबरी हो गया, बालो हो गया, स्वांग हो गया। तो ये कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं बिलासपुर में, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये कुछ एक लोक नृत्य हमने यहाँ पर देख लिया और कुछ एक फोक सॉन्ग्स हमने यहाँ पर देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 134 है। सिप्पी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर सिप्पी मेला मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में सिप्पी मेला लगता है शिमला के मशोबरा में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मशोबरा में एक तो लगता है सिप्पी मेला और एक लगता है भैंसों का मेला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिमला के हलोग में लगता है पत्थर का खेल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिमला में ही मनाया जाता है शांद मेला और फाग मेला। तो ये सारे के सारे मेले कहाँ पर लगते हैं, तो ये लगते हैं शिमला में। शिमला में एक इंटरनेशनल लेवल का मेला लगता है, तो वो है लवी मेला। तो लवी मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये किया जाता है शिमला के रामपुर में, ये आपको ध्यान में रखना है। और लवी मेले की शुरुआत जो है तो केहरी सिंह के द्वारा करवाई गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह इंपॉर्टेंट मेलों की अगर बात करें तो उनमें एक तो आ जाता है नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है बिलासपुर में। इसकी शुरुआत डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 में करवाई गई थी, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ये मार्च महीने में लगता है और यह एक पशुओं का मेला है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कुल्लू में जहाँ तो कुल्लू का दशहरा लगता है, यह भी एक इंटरनेशनल टाइप का मेला है और यह जो है तो कुल्लू के ढालपुर मैदान में लगता है। और कुल्लू के दशहरे की शुरुआत जो है तो 1651 में करवाई गई थी, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब कुछ और मेलों की भी अगर बात करें, जिनमें एक आ जाता है बाबा बड़भाग सिंह मेला, ये कहाँ पर लगता है, तो बाबा बड़भाग सिंह मेला जो है तो ऊना के मैडी में लगता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसी तरह सायरी मेला ये कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है सोलन के अर्की में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रेणुका मेला आप सभी को पता है कि यह सिरमौर के रेणुका में मनाया जाता है। गसोता मेला आप सभी को पता है कि यह हमीरपुर में लगता है और यह मई महीने में लगता है। उसी तरह शिवरात्रि मेला ये मंडी में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसकी शुरुआत अजबर सेन के द्वारा करवाई गई थी, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसी तरह होली फेस्टिवल ये कहाँ पर होता है, तो ये हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। माहूनाग मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है मंडी जिले में। तो ये कुछ एक मेले हमने यहाँ पर देख लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 135 है। कामाक्षा देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर कामाक्षा देवी मंदिर जो है तो स्थित है, तो यह मंडी जिले में कहाँ पर है, तो यह है करसोग में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो कामाक्षा देवी मंदिर जो है तो करसोग में है, यानी कि यह मंडी जिले में है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब मंडी जिले में और कौन कौन से मंदिर हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो मंडी जिले में एक तो आ जाता है माधोराव मंदिर, क्या आ जाता है, माधोराव मंदिर। और माधोराव मंदिर जो है तो मंडी में है और इसका निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था, ये आपको पता चल गया। उसी तरह मंडी में है भूतनाथ मंदिर। तो भूतनाथ मंदिर जो है तो इसका निर्माण राजा अजबर सेन ने 1526 में करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मंडी जिले में ही एक और मंदिर है, वो है श्यामा काली मंदिर, ये भी मंडी में है। उसके बाद पराशर मंदिर आप सभी को पता है कि ये भी मंडी में है। उसके बाद मगरू महादेव मंदिर, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी मंडी जिले में है। अब कुछ और डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, जिनमें एक तो आ जाता है सिरमौर जिला। तो सिरमौर जिले में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, तो सिरमौर में एक तो है जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, तो ये है सिरमौर में और इसका निर्माण जो है तो बुद्ध प्रकाश ने करवाया था। और कब करवाया था, 1681 में, ये आपको पता चल गया। और एक और मंदिर जो है तो सिरमौर में बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है, तो वो है त्रिलोकपुर मंदिर। तो त्रिलोकपुर मंदिर, इस मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था, 1573 में। और किन्होंने करवाया था, तो वो करवाया था दीप प्रकाश ने। और इसी मंदिर में जो है तो माता बाला सुंदरी को यह समर्पित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि माता बाला सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है, तो यह सिरमौर के त्रिलोकपुर में है, इसलिए इसको जो है तो त्रिलोकपुर मंदिर भी कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और सिरमौर में ही शिरगुल मंदिर भी है, ये भी आपको पता चल गया। हमीरपुर की अगर बात करें तो हमीरपुर में एक तो मंदिर है, नर्वदेश्वर मंदिर हो गया, गौरी शंकर मंदिर हो गया, मुरली मनोहर मंदिर हो गया, गसोता मंदिर, बाबा बालकनाथ मंदिर, चामुंडा मंदिर हो गया, झनियादी माता मंदिर हो गया, फिर लंबलू में है शनिदेव मंदिर। तो ये सारे के सारे मंदिर कहाँ पर हैं, तो ये हैं हमीरपुर जिले में। उसी तरह अगर बात करें ऊना जिले की, तो ऊना में कौन कौन से मंदिर हैं, तो ऊना में एक तो आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चिंतपूर्णी मंदिर। कौन सा जाता है, चिंतपूर्णी मंदिर, ये है ऊना जिले में। उसके बाद बाबा बड़भाग सिंह मंदिर, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी ऊना जिले में ही है। तो ये सारे के सारे मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।